जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जातिगत या सांप्रदायिक दंगों का इतिहास बहुत कम है। 2023 में 8 अप्रैल की वो तारीख याद कर लीजिए जब बेमेतरा के साजा के पास बीरनपुर गांव में 2 गुटी संघर्ष में लोगों की मौत हुई। मामला इतना सियासी तूल पकड़ा कि जो मृतक व्यक्ति था, जो युवक था, उसके पिता को बीजेपी ने टिकट दिया और चुनाव जीत के ईश्वर साहू विधानसभा तक पहुंचे। सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया गया। तात्कालिक समय पे खूब सियासी बवाल हुआ, अलग अलग तरह के रंग इसमें देने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया जिसमें इस बात का स्पष्ट किया गया कि कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं था और जिस एक व्यक्ति को लेकर तात्कालिक जो एक कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे हुआ करते थे, उनके एक करीबी व्यक्ति को लेकर जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उस व्यक्ति का नाम कहीं भी चार्जशीट में शामिल नहीं है। जैसे ये खबर बाहर निकल के आई, फिर क्या था, कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के जतन की और यही वजह है कि बीरनपुर की 1-2 गुट के संघर्ष को सांप्रदायिक दंगे का रूप उन्होंने दिया और मामला सीबीआई को सौंपा। बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि तब की सरकार, तब की कांग्रेस क्यों चुप थी? अगर सांप्रदायिक दंगा था नहीं था तो कांग्रेस ने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया? आज इसी बेहद ही संवेदनशील विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बीरनपुर कांड एक बार फिर से सियासत की धधकती भट्टी पर चढ़ गया है। इस बार चिंगारी किसी नए बवाल से नहीं बल्कि सीबीआई की चार्जशीट से निकली है। याद कीजिए 8 अप्रैल 2023, वही दिन जब बीरनपुर की जमीन ने ऐसी हलचल देखी थी कि मामला प्रदेश से लेकर देश तक में गूंज उठा था। तब मौजूदा बीजेपी विधायक ईश्वर साहू खुद शोकग्रस्त पिता थे, जिन्होंने अपने बेटे भुवनेश्वर साहू को सांप्रदायिक भिड़ंत में खो दिया था। अब सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है, उसने पूरे राजनीतिक गणित को उलझा दिया है, क्योंकि जिस तरह के आरोप अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष सियासी मंचों से उछालता रहा, ना तो उसकी पुष्टि हुई और ना ही वैसी कोई तस्वीर सामने आई। छत्तीसगढ़ बीरनपुर मामले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में पेश की चार्जशीट। बड़े राजनीतिक दावों का सीबीआई की चार्जशीट में जिक्र नहीं हुआ। अंजोर यदू पर लगाए गए गंभीर आरोप लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं। चार्जशीट में बीरनपुर मामले को बच्चों की लड़ाई की तरह देखा गया। पुलिस की एफआईआर और सीबीआई की चार्जशीट में घटना के तरीके का अलग अलग जिक्र। 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा के बीरनपुर में हुआ था खूनी संग्राम। 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में हुई थी भुवनेश्वर साहू समेत 3 की मौत। बीजेपी ने बीरनपुर कांड को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। बीरनपुर मामले को लेकर सीबीआई ने चार्जशीट स्पेशल कोर्ट के समक्ष रख दी है। इधर भरपूर सियासी हड़कंप भी मच गया है। कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि इस घटना से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, बीजेपी ने झूठे आरोप लगाकर सत्ता में आने के लिए ऐसा किया था। वहीं बीजेपी विधायक सुनील सोनी का कहना है कि हमने किसी तरह के आरोप नहीं लगाए, ये उस समय की परिस्थिति थी। अभी कांग्रेस के पूर्व विधायक तब वहां देखने तक नहीं आए थे। 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर घटना को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और इस प्रदेश के अंदर एक अलग वातावरण उस समय पैदा करने का प्रयास किया गया था। ईश्वर साहू जो अभी तत्कालिक विधायक है, उस समय की एफआईआर में अंजोर यदू और तमाम लोगों के ऊपर में आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट पेश की, कहीं अंजोर यदू का नाम नहीं है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं। साफ लिखा गया है कि 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और जिसके कारण 3 लोगों की जान गई है। उस समय कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, वहां के तत्कालिक विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया गया। देखो, हमने कोई आरोप नहीं लगाया था, जनता ने आरोप लगाया। सीबीआई है, अन्य एजेंसी जो है वो निष्पक्षता से काम करती है, इस बात का प्रमाण है। और उस समय की घटना एक ऐसी घटना थी कि उस समय ना मुख्यमंत्री गए, उस क्षेत्र के जो मंत्री थे वो भी नहीं गए, तो स्वाभाविक तौर पे
जनता के बीच एक आक्रोश बना और उस आक्रोश का कारण यही लोग बने। किसी का बेटा, जवान बेटा जो शहीद हो जाए और आप देखने तक के नहीं जा रहे हो। ये वही घटना है जिसको लेकर बीजेपी ने विधानसभा से जबरदस्त माहौल बनाया। साथ ही ये भी कहा गया कि मौजूदा विधायक ईश्वर साहू के लिए आपदा अवसर में बदल गई। बहरहाल राजनीति जिस नैरेटिव पर सवार थी, चार्जशीट ने उस रथ के पहिए को ही कीचड़ में उतार दिया। अब देखने वाली बात होगी कि बिरनपुर के सियासी बवाल से प्रदेश की राजनीति का अंजाम आखिर क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मामला और माजरा क्या है। चलिए इसी गंभीर विषय पे आज बेहद ही विद्वान वरिष्ठ पैनल के साथ करेंगे चर्चा। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी हैं, कई पदों पर संगठन में रह चुके हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत के हर पहलू को करीब से जानने समझने वाले अनिल पुसतकर जी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया। चार्जशीट में उन तमाम चीजों का जिक्र नहीं है जिसकी बुनियाद पे सियासी रंग चढ़ा था 2023 अप्रैल में। बताइए जरा, कैसे इसे देखेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, किसी मामले का अगर सत्यानाश करना हो तो उसको सीबीआई को सौंप देना चाहिए। यहाँ पे अभी आरपी सिंह खुश हो रहे होंगे और आरपी सिंह को अभी सीबीआई की रिपोर्ट बहुत अच्छी लग रही होगी। इसमें सेलेक्टिव जो है व्यू नहीं होना चाहिए। यही जो है, अगर सीबीआई इसको आप अगर केंद्र का मिट्ठू कहते हैं, केंद्र का तोता कहते हैं, केंद्र की कठपुतली कहते हैं, तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो इसको तो सीबीआई को तो कांग्रेस के खिलाफ कोई वो देना चाहिए था। सीबीआई ने जो आज जो चार्जशीट फाइल की है, इससे लगता है कि सीबीआई के पास कुछ था नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई गुनाहगार नहीं था, अगर साजिश नहीं थी, अगर कोई उसमें राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, तो मामला तो हुआ है, हत्या तो हुई है, 3 हत्या हुई है, 7 दिन तक जलता रहा है। तो इसमें गुनहगार कौन है, इसका उल्लेख तो सीबीआई को कहीं न कहीं तो करना था। देखिए, इसमें मैं ये मानता हूं कि उस समय के तत्कालीन जो वहां पे पुलिस अफसर थे, उस इलाके के प्रशासनिक अफसर थे, इसके अलावा राजनीतिक भी चूक हुई है बहुत बड़ी। चाहे रविंद्र चौबे का वहां न जाना हो, चाहे इतने बड़े ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे, साहू समाज के थे, और साहू समाज के लड़के का मामला था, वो नहीं जा पाए। तो ये कुल मिलाकर प्रशासनिक और जो है सरकारी चूक थी, जिसका इतना बड़ा जो विवाद हुआ, इतना बड़ा तनाव हुआ। और ये छत्तीसगढ़ के माथे पे सबसे बड़ा कलंक है सांप्रदायिक दंगे के नाम पर। और इसमें सीबीआई की भूमिका तो आप देख लीजिए, देश के जितने बड़े मामले हो, चाहे आरुषि कांड हो, चाहे वो डॉक्टर वो पंधेर वाला मामला हो, मैं खुद सीबीआई के एक मामले में गवाह रहा हूं। यहाँ के जो विधायक खरीद फरोख्त का जो मामला था, पहला मामला, महीनों बुलाए, हुआ क्या? महीनों में रोज जाता था सीबीआई के दफ्तर में, उस मामले का हुआ क्या? तो आखिर में जब खात्मा ही करना है, सत्यानाश ही करना है। और मैं तो एक चीज जानता हूं, देखिए मेरे को 1 मिनट टाइम दीजिए। सीबीआई में फील्ड के जो निकम्मे और नाकारा जो फेल हो चुके रहते हैं, उन अफसरों को डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है। जो पुलिस का तेज तर्रार क्राइम इन्वेस्टिगेटिव अफसर रहता है, वो उसको क्राइम में रखती पुलिस, उसको सीबीआई में नहीं भेजती। तो वो करेगा। ठीक है, सुंदरानी जी जरा जवाब दीजिएगा। तात्कालिक तौर पे प्रशासनिक चूक, राजनीतिक चूक या फिर तमाम तरह की चूक जो भी रहे होंगे, लेकिन मामला इतना संवेदनशील हुआ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जिसे बाबा गुरु घासीदास की धरती मन के एक समान कहा जाता है, सांप्रदायिक दंगा का रंग दिया गया। और दंगे का, उस तथाकथित दंगे का असर यह हुआ कि ईश्वर साहू आज बतौर बीजेपी के विधायक सदन में हाथ बांध के खड़े हो जाते। बताइए जरा, सियासत क्यों ना हो इस पे सीबीआई के आज के चार्जशीट पेश होने के बाद? देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक सीबीआई की चार्जशीट का मामला है, ये पूर्ण नहीं है। सप्लीमेंट्री और भी आएगी, चार्जशीट आ सकती है, कहीं न कहीं बाद में भी 2 बार 3 बार ऐसा अवसर लेते हैं, इसलिए इसको पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। और जहां तक सीबीआई की बात है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन सांप्रदायिक दंगे की बात अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सांप्रदायिक दंगा था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बिरमपुर की घटना के पहले कवर्धा में भगवा झंडा जलाने की घटना, बड़ी घटना हुई थी।
और निश्चित उसमें हमारे तत्कालीन वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा जी को गिरफ्तार करके रायपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था। उसके बाद लगातार वहां पे बेमेतरा और कवर्धा जिले का वातावरण दूषित हुआ। कहीं न कहीं वहां पे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ और इसमें भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई। उसके साथ अन्य 2 लोगों की भी हत्या हुई। लेकिन इसको हम ये नकार नहीं सकते कि ये सांप्रदायिक दंगा नहीं था। कांग्रेस पार्टी को तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है। आरपी सिंह जी बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे से वो अपनी बात रखेंगे। मैं जानता हूँ वो जीरो से भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं, कुछ मुद्दों पे आगे रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं पहुंचे, और तो और रविंद्र चौबे जी जो स्थानीय विधायक थे, मंत्री थे, सरकार में प्रमुख 3-4 मंत्रियों में उनका नाम गिना जाता था, मिलना तक उचित नहीं समझा। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक साहू परिवार के किसी लड़के की हत्या हो जाती है, गृह मंत्री साहू हो, उसके बाद वो मिलने न पहुंचे और ये बात करते हैं सौहार्द वातावरण की। कहां से हुआ ये? कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के वोटों को खोने का डर था कांग्रेस पार्टी की सरकार को, भूपेश बघेल जी को, तब इन्होंने कोई वहां पे निर्णय नहीं लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। क्योंकि छत्तीसगढ़ की शांत जनता हमेशा शांत रहना चाहती है। जो रूप कांग्रेस की सरकार में हमने कवर्धा और बिरमपुर में देखा, निश्चित रूप से कलंकित करने वाला था। ठीक, आरपी सिंह जी, आप बड़े विद्वान नेता हैं। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि बिना विषय को भी आप विषय बना देते हैं। जवाब दीजिए, इस सीबीआई के चार्जशीट में जिन चीजों का उल्लेख नहीं है वही बुनियादी आधार बना था पूरे बवाल का। सियासी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, कानूनी तौर पे, व्यवहारिक तौर पे नहीं, सियासी तौर पे। लेकिन आज सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दिया। सुंदरानी जी कह रहे अभी सप्लीमेंट्री आएगा चालान, संभवतः उसमें कुछ और हो जाए। देखिए, मुझे अभी तक जो जानकारी थी वो एक ही श्रीचंद सुंदरानी भाई बीजेपी के प्रवक्ता है। आज पता चला कि सीबीआई के भी प्रवक्ता है और उनको ये भी मालूम है कि इसका सप्लीमेंट्री चार्जशीट आने वाला है। मैंने तो पहले कहा ना, आपको बातों को घुमाना, आप सत्यों पे बात नहीं करोगे। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। दूसरी बात ये देखिए, बीरनपुर में हुआ क्या। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला से निकला हुआ एक सबसे सफल फार्मूला है हिंदू मुस्लिम नफरत। इसी एजेंडे पर इनकी हर राज्यों में सरकारें बनती हैं, इसी एजेंडे पर ये आगे बढ़ते हैं। उसी एजेंडे पर यहाँ आगे बढ़े। 2 बच्चों की साइकिल आपस में टकराई, बच्चों को झगड़ा हुआ, समाज ने सौहार्द बैठक बुलाई। ईश्वर साहू जी का बेटा अपने 2 साथियों के साथ जहां मुस्लिम पक्ष के लोग रहते थे वहां चला गया, वहां जाके झगड़ा हुआ। जब तक बैठक होती, अब मैं उसका पहले निकालता तो उसको मार दिया गया। सच्चाई ये है। उसके बाद क्या हुआ, भूपेश बघेल जी ने अगले दिन ईश्वर साहू जी से बात की, अनुदान के पैसे दिए और उनके बेटे को पुलिस विभाग में नौकरी दी। ये हमने किया, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम के नाम पे कार्ड नहीं खेला, ना उसके नाम पे कहीं वोट मांगा। उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी के लोग वहां पहुंचने लगे, वहां माहौल बिगड़ने लगा। 10 अप्रैल के दिन तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और उस समय जिला पंचायत के सदस्य विजय शर्मा जी, जो हिंदुत्व का चेहरा बनने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, वहां धरने पे बैठे और समुदाय विशेष के पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई। तो कौन लोग शामिल थे उसके पीछे? अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पुलिस ने 24 घंटे में जांच की और 11 अपराधियों को अरेस्ट कर लिए 24 घंटे के भीतर। एक अपराधी अरेस्ट हुआ 15 दिन बाद, तो कुल मिलाकर अरेस्टिंग हुई 12। आज सीबीआई की जब चार्जशीट आई है, वो 12 आरोपी आज भी आरोपी हैं। सीबीआई और पुलिस की चार्जशीट में एक छोटा सा अंतर मैं बताता हूं कि हमारी चार्जशीट में आरोपियों की संख्या 12 है और सीबीआई की चार्जशीट में आरोपियों की संख्या 18 है। अब सवाल ये उठता है कि 6 आरोपी कौन है? तो 6 आरोपी वो हैं, जब ईश्वर साहू का पुत्र वहां जाके मारपीट कर रहा था तो स्थानीय थाने के सब इंस्पेक्टर BR ठाकुर उस झगड़े को छुड़ा रहे थे, तो कुछ आतताइयों ने उनके ऊपर हमला किया था। तो उन पर हमला करने वाले जो 6 लोग हैं, उनको सीबीआई ने आरोपी बनाया है। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। 90 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट बेमेतरा में हमारी पुलिस ने चालान प्रस्तुत कर दिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं अच्छा, आपके पास सीधे आऊंगा। उसका फिर क्या ट्रायल शुरू हो गया। आज बताता हूं, आपको दर्शकों को बताता हूं कि ट्रायल कोर्ट से 7 जमानती वारंट और 1 गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इनके बड़े पिताजी साहू जी गुणसर साहू का, उनके पिता ईश्वर साहू, ये कोर्ट में पेश नहीं हुए। अरे जिस आदमी को अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए, अदालत बुला रही है, क्यों नहीं जाते हो?
जबकि मूल शिकायतकर्ता कौन थे? उसके बड़े पिताजी, जिनका नाम था अकाल भागीरथी साहब। ये दोनों आदमी नहीं गए, वारंट जारी हो गया तो भी नहीं गए। अब आते हैं, आगे बढ़ते कहानी। अब आता है फरवरी, विधानसभा सत्र चल रहा था, वहां खड़े होके न्याय मांगते हैं कि मुझे न्याय नहीं मिला। गृह मंत्री जी कहते हैं ठीक है, आप सबकी सहमति है तो मैं इसकी जांच घोषणा करा तो सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब यहां असली खेल शुरू होता है। पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज है, 7 एफआईआर दर्ज है। जब केंद्र की एजेंसी जांच कर रही है तो 7 मामले की कर ले, लेकिन सिर्फ एक मामले की जांच करने की घोषणा होती है। अजय चंद्राकर जी ने ऑन रिकॉर्ड जो कहा था, आज बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा था कि इस हत्या का अतिरिक्त पिता पुत्र की हत्या और भी हुई थी और चुनाव सामने था। क्या ये जो हत्या हुई थी पिता पुत्र की, ये किसी प्रतिक्रिया के चलते हुई थी या कोई साजिश थी? क्या इसकी जांच कराएंगे आप? तो गृह मंत्री का जवाब था कि ये मामला न्यायालय में परीक्षण के अधीन है, आप इसका इंतजार कीजिए। अगर जब इस मामले का इंतजार किया जा सकता है तो ईश्वर साहू की हत्या का मामला भी तो न्यायालय में परीक्षण का अधीन था, क्या उसका इंतजार नहीं कर सकता था? तो सब मिला के कहानी ये थी कि कांग्रेस पार्टी को उसमें कहीं न कहीं से लपेटो और अपनी जो है नाक बचा लो। लेकिन जब जांच हुई तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नंगी हो गई, बेनकाब हो गई है, ये कहना चाहूंगा मैं। जवाब दीजिएगा। सिलसिलेवार आरपी सिंह साहब ने बता दिया, घटना के दिनांक से लेके साजिश तक के दिनांक पे जो कह रहे हैं कि कहां पे साजिश रची गई। अब चार्जशीट आ गया, ठीक है, सप्लीमेंट्री आए ना आए सीबीआई जाने, हम लोग को क्या करना है उससे। हम तो चार्जशीट आएगा उस पर चर्चा करेंगे बैठ के। दुर्भाग्य की बात है, जिस पार्टी की सरकार रही हो, प्रदेश में सरकार काम कर रही थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आरपी सिंह जी बड़े ही उन्होंने अपनी कहानी को प्रस्तुत कर दिया, लेकिन वास्तविकता से वो मुंह मोड़ना चाहते हैं। वो बस 1-2 लोगों के साइकिल पे टक्कर हो गई और उसमें एक दूसरी हत्या हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आरपी सिंह जी को याद होगा, ये कवर्धा बेमेतरा जिले का वातावरण आने पहले ही 2-3 महीनों से बड़ा गंदा हो चुका था। वहां पे धार्मिक सौहार्द बिगड़ चुका था, सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था। वहां के विधायक और मंत्री कवर्धा की जो उस क्षेत्र को पूरी तरह से देखते थे, या रविंद्र चौबे जी, इन लोगों का जनता से संवाद ही नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री जी का संवाद नहीं था, गृह मंत्री जी का संवाद नहीं था, और ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी, ये बड़ी घटना थी। ये चाहे कितना भी इससे मुंह मोड़ ले, लेकिन उस वक्त तो जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं थी। और हमने कभी नहीं कहा कि ये सांप्रदायिक हिंसा का शिकार, या हमने कभी नहीं कहा। लेकिन जो पुलिस के तथ्य थे, जो उस वक्त पुलिस प्रशासन का काम था, जिस प्रकार से उन्होंने एक समाज और दूसरे समाज के बीच में कहीं न कहीं तनाव न फैले और इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस सामने आके कर रही थी, तो सीधा सीधा मैसेज जा रहा था कि सांप्रदायिक तनाव है, तभी तो एक समाज को वहां रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिरमपुर जाने से रोका गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, आज के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है जी, उनको जाने नहीं दिया गया, हमारे विधायकों को जाने नहीं दिया गया, जांच करने नहीं दिया जा रहा था। बाद में सीबीआई को इन्होंने सौंपा, तो सीबीआई ने जो किया है, मैं नहीं जानता, आरपी सिंह जी मुझे सीबीआई का भी प्रवक्ता, मैं तो भाजपा का भी प्रवक्ता नहीं हूं आरपी सिंह जी, मैं तो पूर्व विधायक के हैसियत से बैठा हूं, सीबीआई के बारे में मैं क्या जानूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं केंद्रीय एजेंसियों की नीति को जानता हूं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, कई बार अलग अलग कई चरणों में वो चार्जशीट प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने उसी इसमें कहा कि निश्चित रूप से एक आध दो और चार्जशीट आ सकती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ सकती है। ये मेरा अपना आकलन है, कोई आएगी नहीं आएगी मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन बिरमपुर की घटना कोई मामूली घटना नहीं थी, इसने पूरे प्रदेश की का वातावरण को खराब करने का काम किया था। तत्कालीन मंत्रियों ने आंखें मूंझ रखी थी, सरकार आंख मूंझ के बैठ गई थी, मदमस्त हाथी पे सवार थी, 71 विधायकों का बहुमत था, जनता ने बता दिया मदमस्त हाथी पे सवार लोगों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, मैं अनिल पुसतकर जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सवाल सुनवाने जी, आप बार बार इस बात को बहुत दमदारी से फोकस कर रहे कि बीते 4-5 महीने में कवर्धा, बेमेतरा, बिरनपुर इस साइड का माहौल खराब हो गया था, आप इस बात पे फोकस कर रहे।
लेकिन जो झंडा कांड हुआ कवर्धा में 2021 का मामला था, बीरनपुर में जो घटना घटी 2023 का मामला है, लगभग 2 साल बाद वो माहौल क्या 2 साल तक कंटिन्यू कर जाएगा जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं? डॉक्टर अवधेश जी, भावनाएं लोगों की वहीं से खराब हुई जब हमारे भगवा ध्वज को वहां पे जलाया गया, उतारा गया। मैं अपनी भूल को सुधार रहा हूँ, उतारा गया। वहां का वातावरण दूषित हुआ, वहां पे सांप्रदायिक तनाव हुआ, काफी दिनों तक वो चला और हमारे नेताओं को कवर्धा जाने से रोका गया, बीरमपुर जाने से रोका गया। तो लगातार वहां पे तनाव बढ़ रहा था। तनाव का ही परिणाम था कि बीरमपुर में घटना हो गई। दो संप्रदायों के बीच में तनाव, सरकार ने तनाव पैदा करने की कोशिश की, पुष्टि की। ठीक है अनिल जी, जरा इस बात को समझाइएगा, छत्तीसगढ़ की तासीर, सियासी इतिहास और जिस 2 घटनाओं का जिक्र सुंदरानी जी कर रहे हैं कि साहब 2021 में जो घटना घटी थी झंडा कांड कवर्धा में, उसका ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन था कि लोगों के मन में आक्रोश था जो बीरनपुर में निकल गया। फिर वो कहते हैं कि हमने नहीं कहा कि सांप्रदायिक दंगा था। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ के मामले में अगर कहे तो ये छत्तीसगढ़ जो है वो शांति का टापू है और यहाँ पर, और वैसे भी मुसलमान यहाँ इतने नहीं हैं कि जो एक तो पॉलिटिकल वोट बैंक हो या किसी इलेक्शन को वो प्रभावित कर सके। और खासकर के जो दुर्ग और जो साजा और वो जो बीरनपुर वाले इलाके में वहां बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो छत्तीसगढ़ में जब पटवा सरकार थी तो विद्यार्थी परिषद का जुलूस जब मालवीय रोड में बैजनाथपारा के पास आया, उसी समय बरा वफात का जो जुलूस है वो आमने सामने हो गए, टकराव की स्थिति आई। शहर में जहां पे मुसलमान आबादी बहुत है, बैजनाथपारा, मौधापारा, राजा तालाब, ईदगाह भाटा बहुत है, और शहर में मुसलमानों की आबादी कम नहीं है। वहां पर अगर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया तो ये तो छोटा सा गांव था, यहाँ तो बहुत आसानी से नियंत्रित होती। और अगर हम इसको बहुत ध्यान से भी देखें तो इसके बाद अगर एक छिटपुट घटनाएं जो राजिम को देख लीजिए, नयापारा राजिम को देख लीजिए, या कांकेर में एक मौलाना पर होली का रंग जाने की देख लीजिए, या केसकाल को देख लीजिए, इस 4-5 के अलावा कहीं नहीं था। हाँ, कवर्धा वाला जो मामला है वो जरूर गरमाया और कवर्धा वाले मामले ने ही जो है, जो सबसे आज का सबसे पॉपुलर गेम है हिंदू मुसलमान, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अगर रायपुर में एक बहुत बड़े जुलूस विद्यार्थी परिषद के और बहुत बड़े जुलूस मुसलमानों के बारा वफात के, उसके बीच के आमने सामने होने के बाद, टकराव के बाद अगर स्थिति संभाली जा सकती थी, तो बीरनपुर गांव में अगर साइकिल टकराने से हुई हत्या को बहुत आसानी से, मेरे को तो एक और तस्वीर याद आ रहा है अनिल जी, मुझे एक और तस्वीर याद आ रही है। चुनाव के समय का वक्त है, प्रदेश के लगभग सबसे वरिष्ठ राजनीति के विशेषज्ञ बृजमोहन अग्रवाल बैजनाथपारा में जब जाते हैं तो धक्का मुक्की होती है। आरपी सिंह जी, जरा समझाइए ना, स्थितियां क्यों ऐसी हो रही है कि एक शांति के टापू में इस तरह की घटनाएं घटे और सरकार संभाल ना पाए उसको? देखिए, मैंने कहा ना, आरएसएस बीजेपी की प्रयोगशाला से निकला हुआ मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम दंगा। उसके बिना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में अपना कार्यकाल न पूरा कर सकती है और न ही अगली बार जीत के आ सकती है। दूसरी बात, सुंदरानी जी ने बार बार कहा कि घटना बहुत बड़ी थी, बीरनपुर की हिंसा बड़ी थी, तो सीबीआई ने जांच छोटी कैसे कर दी? हमारी पुलिस ने जांच किया 90 दिन में, वो जांच आज भी कोर्ट में कायम है। छोटी कहाँ की आरपी सिंह जी? 12 आरोपी आपके 18 आरोपी बनाएगा सीबीआई ने। नहीं, छोटा कहाँ किया? सुन लीजिए, नहीं, कहाँ दोष मुक्त कर दिया आप लोगों को? उसके बाद सुनिए, उसके बाद सीबीआई जांच करती है कितना, 2.25 साल। कहाँ 90 दिन की जांच, कहाँ 2.25 साल। अब 2.25 साल के बाद सीबीआई कहती है कि इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी। और बीजेपी के विधायक ने विधानसभा में उस आदमी का नाम लिया जिसको सीबीआई ने आज तक आरोपी भी नहीं बनाया, ना उसका नाम हमारी जांच में, इनकी जांच में आया। लेकिन इनको पता कि दंगा कैसे भड़काना है, लोगों की भावनाओं से कैसे खेलना है। अभी झंडे की इनको बहुत याद सतवारी थी, अभी झंडे पा जाता हूँ। दुर्ग जिले में अभी 15 दिन पहले, दुर्ग जिले में 15 अगस्त के दिन एक आर्मी का जवान जो कि 22 साल का युवा है, अपने घर में तिरंगा झंडा फहराता है, तो उनकी पुलिस आके उससे पटक के मारती है और ले जाकर लाकअप में बंद कर देती है। तो अगर हम इसको लेकर माहौल खराब करना चाहते तो अगले दिन हम वहां जाके धरना प्रदर्शन करते, माहौल को रंग देते। लेकिन हमको पता है ऐसी जो घटनाएं होती हैं ये बाय मिस्टेक होती है, प्लान नहीं होती हैं। नहीं, लेकिन आरपी सिंह जी, मैं टोक रहा हूं आपको, इस घटना पे तो प्रदेश के गृह मंत्री ने इतिहास रचा। संविधान के शपथ लेके गृह मंत्री बनने वाले गृह मंत्री ने नजीर पेश किया कि युवा मोर्चा को झंडा सौंपा भगवा कि जाके फहराए, भारत माता की जय के नारे लगा दीजिए। कब सौंपा? जब नाक कट गई, जब सोशल मीडिया में ये खबरें आ गई, वायरल हो गई, तो कहीं ना कहीं तो आपको इज्जत बचानी है ना
जिस भारत माता की जय बोल के आप सत्ता में आए हैं, उसी भारत माता के नाम का झंडा आप ही की पुलिस आपको फहराने नहीं दे रही है। अरे नैतिकता तो यह है कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री से बोलते कि आप इस्तीफा दीजिए। जिस प्रदेश में भारत माता की तिरंगा अगर पुलिस फहराने से रोकती है और उसको ले आके आरोपी की तरह जो गणतंत्र बंद कर देती है, ऐसे गृह मंत्री को तो पद पर बने रहने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है सुंदरानी जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सीबीआई के चार्जशीट से शुरू हुआ मामला झंडा विवाद तक पहुंच गया, देशभक्ति का रंग दिखाई पड़ रहा है। जरा संक्षेप में इसको समाप्त कीजिए ना कि कैसे चलेगा छत्तीसगढ़ में इस तरह की सियासत। देखिए, बिल्कुल नहीं चलेगा छत्तीसगढ़ में। न सांप्रदायिक वातावरण बिगड़ने दिया जाएगा, न ही किसी बेगुनाह को तकलीफ होगी। बहुत अच्छे से विष्णुदेव की सरकार, सुशासन की सरकार बहुत अच्छे से चलेगी और चल रही है। लेकिन 5 साल जो कांग्रेस ने जो बुराइयों को पैदा किया था, नशे का गढ़ या अन्य अन्य कई सारे मामले गिनाने बैठूंगा तो मेरे लिए समय आपने संक्षिप्त में बोला है, लेकिन वो बुराइयों को समाप्त करते करते हमको 2.25 साल लग गए हैं। अब आप देखिएगा लगातार साए दौड़ने वाली है। अनिल जी, बहुत संक्षेप में कमेंट कीजिएगा, ये कैसी सियासत है और कहां तक जाएगी ये सियासत। और बीरनपुर का जिक्र कर दीजिएगा कि सीबीआई के अगर इस चार्जशीट में राजनीतिक षड्यंत्र का मामला नहीं है तो था क्या कि जिसने एक ईश्वर साहू नाम के विधायक को विधानसभा में खड़े कर दिया। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो है शुद्ध सियासी मामला है। आज सीबीआई जो है आरपी सिंह को बहुत अच्छी लग रही क्योंकि रिपोर्ट इनके फेवर में आई है। डबल इंजन की सरकार है, यहां पर भी दिल्ली में भी। और तो सीबीआई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मिट्ठू है तो वो तो उनकी भाषा बोलता, कांग्रेस को क्यों क्लीन चिट देता, क्यों कांग्रेस को बोलने का मौका देता। आज इनके फेवर में है तो सीबीआई बहुत अच्छी है और सीबीआई को यही पिछली सरकार जो है छत्तीसगढ़ में हम घुसने नहीं देंगे। तो देखिए दो बात है। दूसरी बात यह है कि आपका गृह मंत्री अगर बीरनपुर नहीं जा पाया, जो साहू था और साहू समाज का एक लड़का मरा, साजा के विधायक जो साजा विधानसभा क्षेत्र चौबे परिवार की बपौती है, आजादी के बाद से लगातार एक बार हारे तो प्रदीप चौबे भाई जीत गए, वो हार गए, उनका कैरियर चौपट हो गया एक साधारण से आदमी ईश्वर साहू से। तो कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल गेम था, इस बात को मानना पड़ेगा। चलिए, पॉलिटिकल गेम था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार न्याय की आस लेके सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करने वाले ईश्वर साहू बयान दर्ज कराने कोर्ट के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं हुए। इस सवाल के साथ बने रहिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, आरपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।